आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, हिल्बर्ट स्पेस किसको कहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर किस तरह के वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल और किस तरह के वेक्टर्स को हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं कि इनर प्रोडक्ट किसको कहते हैं। इनर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए एक वेक्टर स्पेस। फ़र्ज़ करें हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो किसी ना किसी फील्ड पर होगी, उस फील्ड का नाम से हम F रख रहे हैं। वो फील्ड हमारा यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है कि हमेशा रियल या कम्प्लेक्स नंबर्स का ही होगा। एक फंक्शन जो हम V क्रॉस V से F पर डिफाइन करें और इस तरह से उसको डिनोट करें और उसमें खूबियाँ हों चार। सबसे पहले ये कि जब भी वो x, x पे ऑपरेट हो तो आंसर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आए। ग्रेटर और इक्वल टू 0 आने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आंसर हमेशा रियल नंबर हो। फील्ड गो के हमारा कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन x, x का आंसर हमेशा रियल नंबर होगा। तभी हम उसको कंपेयर करके कह सकेंगे कि वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। जब x, y पे होगा तो फिर फील्ड में वो कोई कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन x, x का आंसर हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। और 0 कब होगा? 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का आंसर 0 होगा। किसका? जब x इज इक्वल टू 0 हो, यानी सिर्फ 0,0 पे ये प्रोडक्ट ऑपरेट होगा तो आंसर 0 आएगा, इसके अलावा कभी भी 0 नहीं आएगा। और दूसरी खूबी ये कि x प्लस वाई कोमा z पे तब ये प्रोडक्ट ऑपरेट हो तो हम इसको लिख सकें x कोमा z का प्रोडक्ट प्लस y कोमा z का प्रोडक्ट। और थर्ड प्रॉपर्टी ये कि अगर हमारे पास ax कोमा y पे ये फंक्शन ऑपरेट हो तो ये a इंटू एक्स कोमा y के इक्वल हो। और a यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट है, x, y, z वगैरह यहाँ पे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी ये कि x कोमा y का आंसर y कोमा x के कॉन्जुगेट के इक्वल हो। ये यहाँ पे कॉन्जुगेट है, एलिमेंट्स हमारे पास फील्ड में आ रहे हैं। फील्ड में कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और आपको याद होगा कि कम्प्लेक्स नंबर्स में एलिमेंट्स का जो कॉन्जुगेट है x प्लस आयोटा y का वो इक्वल होता है x माइनस आयोटा y के। तो x कोमा y पे ऑपरेट हो और y कोमा x पे ऑपरेट हो तो कॉन्जुगेट लेने पे दोनों आंसर्स इक्वल आ जाएंगे। अगर कोई फंक्शन इन सारी खूबियों को सेटिस्फाई करे तो हम उस फंक्शन को, जिसको हमने यहाँ पे इस तरह से डिनोट किया है, इनर प्रोडक्ट कहते हैं। इस फंक्शन को क्या नाम देंगे हम? ये एक इनर प्रोडक्ट है। ये जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, ये फंक्शन जिसको हमने इनर प्रोडक्ट कहा है, अगर किसी वेक्टर स्पेस पे डिफाइन हो गया है तो हम उस वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। उस वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। तो एक वेक्टर स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे अगर हम एक फंक्शन v क्रॉस v से f पर बना सकें और उस फंक्शन में ये चार खूबियाँ मौजूद हों। उस फंक्शन को जो हमने बनाया है इनर प्रोडक्ट कहेंगे। और वेक्टर स्पेस v जिसके ऊपर हमने ये फंक्शन बनाया है, उस वेक्टर स्पेस v को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। ये इनर प्रोडक्ट जो है ये जस्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट ही है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखने लगे हैं आर एन के अंदर। अगर दो एलिमेंट्स x और y ले लें आर एन के, याद है अगर हम आर क्यूब की बात करें और आर क्यूब के अंदर हम एलिमेंट्स ले लें से x1, x2, x3 और y1, y2 और y3, ये अगर दो वेक्टर्स हों से x और y, तो इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया करते हैं? x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। ये दो आर क्यूब के एलिमेंट्स में डॉट प्रोडक्ट लेने का मेथड है, जिसको हम लिख सकते हैं समेशन xi yi i फ्रॉम 1 to n। इसी मेथड को जनरलाइज किया गया है आर एन के अंदर। इसी फार्मूले को आर एन में जनरलाइज किया गया है। x और y का जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? वो समेशन xi yi i फ्रॉम 1 to n। और ये जो प्रोडक्ट लेने का मेथड अपने डिफाइन किया है, ये मेथड इन चारों खूबियों को सेटिस्फाई करेगा।
ये एक इनर प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से अगर हम Cn की बात करें और Cn में दो एलिमेंट्स लें Z और Z प्राइम और हमें इनका प्रोडक्ट लेना हो तो इनका इनर प्रोडक्ट का फार्मूला होगा उसी तरह से समेशन Zi और Zi डैश का कंजुगेट i फ्रॉम 1 to n। ये हमारे पास फार्मूला है Cn के अंदर इनर प्रोडक्ट का। ये जो हमने प्रोडक्ट डिफाइन किया है ये इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट की सारी खूबियों को सेटिस्फाई करता है और जो Cn है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इसी तरह से अगर हम सेट ले लें CAB, सेट CAB याद करें क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शंस का सेट। लेकिन इससे पहले तक हम लेते आए हैं कि CAB में फंक्शंस हैं A B से R पे, रियल वैल्यूड फंक्शंस, लेकिन यहाँ पे R की बजाय हम जनरली FB कह सकते हैं। ये जो CAB सेट है इसको लोग L2AB भी कहते हैं। इस सेट में कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं जो रियल वैल्यूड या कम्प्लेक्स वैल्यूड हैं जिनकी डोमेन AB है। इस सेट के अंदर अगर हम दो एलिमेंट्स लें F और G और उनके प्रोडक्ट का फार्मूला रखें डेफिनेट इंटीग्रल A to B F और G का कंजुगेट। G के कंजुगेट का मतलब है कि T लेकर जो आंसर्स आ रहे हैं वो हमारे पास फील्ड में हैं, फील्ड हमारा कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उनके कंजुगेट ले लिए जाएं और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लें। ये हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला है, ये इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ये एक इनर प्रोडक्ट है। और जो हमारी स्पेस CAB है या L2AB स्पेस है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इसी तरह से अगर हम L2 स्पेस ले लें, L2 स्पेस याद करें कौन सी स्पेस है, इसमें हमारे पास कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं। और किस तरह की कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं, अगर xi जो है वो हमारे पास एक सीक्वेंस है L2 के अंदर, इसके सारे एलिमेंट्स कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। हमें याद रहना चाहिए कि रियल नंबर्स का सेट कम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है। जब हम कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस रियल नंबर्स वाली भी हो सकती है। और इस खास खूबी के साथ कि समेशन xi मॉडुलस का स्क्वायर i फ्रॉम 1 to infinity लेस देन इन्फिनिटी हो, यानी ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो। ये L2 स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं, सीक्वेंसेस होती हैं, सारी सीक्वेंसेस नहीं होती, वो सीक्वेंसेस होती हैं जिनसे बनाई गई ये वाली सीरीज जो हैं वो कन्वर्जेंट होती है। अगर इसमें दो सीक्वेंसेस लें हम L2 में x और y और उनके दरमियान प्रोडक्ट का ये फार्मूला रखें समेशन xi yi कंजुगेट i फ्रॉम 1 to infinity, जब xi और yi सीक्वेंसेस L2 में होंगी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी, यानी समेशन xi मॉडुलस का स्क्वायर i फ्रॉम 1 to infinity कन्वर्जेंट सीरीज होगी, समेशन yi मॉडुलस का स्क्वायर i फ्रॉम 1 to infinity कन्वर्जेंट सीरीज होगी, तो फिर ये सीरीज भी कन्वर्जेंट ही बनेगी। और ये जो एलिमेंट है हमारे पास ये वाकई ही फील्ड में मौजूद होगा। फील्ड हमारा रियल नंबर्स का भी हो सकता है, फील्ड हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स का भी हो सकता है। और ये फार्मूला इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी हमारी जो स्पेस है L2 जिसमें कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और एक एग्जांपल और देख रहे हैं, अगर हमारे पास Mn है, Mn से मुराद है मेरी सेट ऑफ n by n मैट्रिसेस, उन मैट्रिसेस का सेट जिनके आर्डर्स n by n हैं, जिनमें n रोज और n कॉलम्स हैं, ओवर f। ओवर f का मतलब है मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फील्ड में से हैं। और याद रहे हमारा फील्ड रियल नंबर्स का या कम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड है। A और B अगर दो मैट्रिसेस लें सेट Mn में से तो A, B पे जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन किया गया है, वो है कि A को B के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, जो मैट्रिक्स आए उसकी ट्रेस कैलकुलेट कर लें। ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स के सम को कहा करते हैं। ये ट्रेस कैलकुलेट कर लें, ये जो हमने प्रोडक्ट डिफाइन किया है ये इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और सेट Mn जो है ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो हमने डिफाइन किया है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस किसको कहते हैं और इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। नेक्स्ट अब हम बात ये करने लगे हैं कि क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस एक नॉर्म स्पेस बन सकती है, क्या हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर एक नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं।
इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर नॉर्म भी डिफाइन किया जा सकता है इनर प्रोडक्ट की मदद से ही। फर्ज करें V हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, हमने कोई एलिमेंट x लिया V का, तो x के नॉर्म की डेफिनेशन हम करने लगे हैं, x का x से इनर प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट ले लें। ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है x नॉर्म, ये फंक्शन नॉर्म फंक्शन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और वेक्टर स्पेस V जो है वो एक नॉर्म्ड स्पेस बन जाया करती है। तो याद रहे हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है वो एक नॉर्म स्पेस भी हुआ करती है। जब हमने कहा है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है तो क्या ये मैट्रिक्स स्पेस होगी? याद कर लें, हर नॉर्म स्पेस जो है वो एक मैट्रिक्स स्पेस होती है, तो इसका मतलब है हर इनर प्रोडक्ट स्पेस भी एक मैट्रिक्स स्पेस होगी। इसमें मैट्रिक कैसे डिफाइन करेंगे? अगर V हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, हमने x और y दो V के एलिमेंट्स लिए हैं, हम इनके दरमियान D मालूम करना चाहते हैं, D डिफाइन करना चाहते हैं, तो D x, y का आंसर होगा x माइनस y का नॉर्म। हमने ये नॉर्म की मदद से मैट्रिक नॉर्म स्पेस में भी डिफाइन किया था। इसी तरह से क्योंकि हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक नॉर्म स्पेस है, तो नॉर्म स्पेस चूंकि मैट्रिक्स स्पेस होती है, इसका मतलब हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस भी एक मैट्रिक्स स्पेस है। इसमें x, y के D का मतलब है x माइनस y का नाम, और चूंकि इनर प्रोडक्ट की मदद से डिफाइन कर रहे हैं इसलिए x माइनस y का नाम किसके इक्वल होगा? x माइनस y का x माइनस y के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो याद रहे कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस भी होती है, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस भी होती है। तो जो हमने बातें कही हैं ज़रा इनको लिख भी लेते हैं, एक दफ़ा नोट के तौर पे नोट कर लेते हैं कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस है। क्या टोपोलॉजिकल स्पेस भी होगी? हम प्रूव कर चुके हुए हैं, यूज़ करते रहे हैं कि हर मैट्रिक्स स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। इसका मतलब है हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी है। जब हम ये कह रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैट्रिक्स स्पेस की हम कंप्लीटनेस की बात भी किया करते हैं। तो ऐसी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कंप्लीट हुआ करेगी, हम उस इनर प्रोडक्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस कहा करेंगे। हिल्बर्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी। इनर प्रोडक्ट स्पेस चूँकि मैट्रिक्स स्पेस है, तो ऐसी मैट्रिक्स स्पेस जो कि कंप्लीट हो हम उसको हिल्बर्ट स्पेस कहा करेंगे। लेकिन वो वाली मैट्रिक्स स्पेस जो कहाँ से बनी है? इनर प्रोडक्ट स्पेस की मदद से बनी है। इनर प्रोडक्ट स्पेस एज ए मैट्रिक्स स्पेस अगर कंप्लीट है तो हम उसको हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। अभी हमने जो एग्जांपल्स देखी हैं उनमें से Rn, Cn, L2 आर हिल्बर्ट स्पेसेस। ये हिल्बर्ट स्पेसेस हैं, यानी ये इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होने के साथ साथ ये कंप्लीट भी हैं। इनके अंदर हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज किया करती है। हमने कहा ये है कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है। जहन में सवाल पैदा होता है, क्या हर नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस भी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं में है। आपको ऐसी नॉर्म स्पेसेस भी मिल जाएंगी जो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं होंगी। लेकिन इसकी काउंटर एग्जांपल देने से पहले ज़रा इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको स्टडी करते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम ऐसी एग्जांपल देखेंगे जो नॉर्म स्पेस होगी लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम ये देखने लगे हैं वो ये है कि अगर हमारे पास फील्ड K हो, फील्ड को मैं F लिख रहा था, K लिख लिया जाए, एक ही जैसी बात होती है। अल्फ़ा बीटा फील्ड के एलिमेंट्स हों, V हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, एक्स वाई जी V के एलिमेंट्स हों। अगर आप अल्फ़ा x प्लस बीटा y कोमा z का इनर प्रोडक्ट सॉल्व करें तो सेपरेट हो जाएगी समीशन, और जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएंगे। अल्फ़ा इंटू एक्स कोमा जी का इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा और y कोमा जी का इनर प्रोडक्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमें ये बता रही है कि 0,x के इनर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आया करेगा। क्यों आया करेगा? आसान सी बात है। आप देख सकते हैं कि अगर आपने 0,x का इनर प्रोडक्ट सॉल्व करना है
पहले वाले में हम 0 के साथ कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लिख सकते हैं, से y लिख दूं अगर मैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वेक्टर स्पेस में खूबी होती है कि 0 इंटू वेक्टर स्पेस का एलिमेंट 0 के इक्वल होता है, और इस 0 को स्केलर के तौर पर लेते हुए बाहर ले सकते हैं। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक 0 अब फील्ड का एलिमेंट है, y और x का इनर प्रोडक्ट भी फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड के एलिमेंट्स में जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आ जाया करता है। तो 0, x का इनर प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा। और जैसे हमने प्रॉपर्टी में देखा यह है कि अल्फा x, y का इनर प्रोडक्ट लें तो अल्फा बाहर आ जाता है, x, y हो जाता है इनर प्रोडक्ट में। इस तरह अगर x और अल्फा y का इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होगा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि x, अल्फा y का जो इनर प्रोडक्ट है उसमें से अल्फा बाहर आ जाएगा, लेकिन अल्फा का कॉन्जुगेट आ जाएगा। कैसे? जब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा y, x, तरतीब चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट आ जाता है इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक। और फर्स्ट एलिमेंट में स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्रॉपर्टी के मुताबिक उसे हम बाहर लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट जो है वो अलग अलग का कॉन्जुगेट हो जाया करता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। अल्फा का कॉन्जुगेट और y, x के कॉन्जुगेट में तरतीब चेंज करेंगे तो कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा, अल्फा का कॉन्जुगेट आ गया। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर सेकंड एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसे बाहर लिखें इनर प्रोडक्ट से तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारी रियल हो तो फिर x, y का इनर प्रोडक्ट या y, x का इनर प्रोडक्ट एक ही बात होगी। x, y का इनर प्रोडक्ट और y, x का इनर प्रोडक्ट एक ही बात होगी। तरतीब बदलने से कॉन्जुगेट लिया करते हैं, लेकिन हमारी वेक्टर स्पेस जो है वो रियल है। रियल वेक्टर स्पेस का मतलब ये है कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है। फील्ड हमारा रियल नंबर्स का है, और रियल नंबर्स में अल्फा का कॉन्जुगेट दोबारा अल्फा के इक्वल हो जाता है। तो एक्स वाई में आर्डर तब्दील करने से कॉन्जुगेट आएगा, लेकिन चूंकि x, y और y, x इस वक्त आंसर्स रियल नंबर्स में हैं, कॉन्जुगेट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो x, y का इनर प्रोडक्ट या y, x का इनर प्रोडक्ट सेम ही है। इसी तरह से जैसे हमने प्रॉपर्टी पहले लिखी थी कि अगर पहले एलिमेंट में 2 ऐड हो रहे हों, यहाँ पे अगर सेकंड में 2 ऐड हो रहे हों, हम इनर प्रोडक्ट हल करना चाहते हो x, अल्फा y प्लस बीटा z का, सम में अलग अलग हो जाएगा, अल्फा बीटा बाहर आ जाएंगे, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, लेकिन चूंकि सेकंड पोजीशन पे हैं इसलिए बाहर आने पे इनके कॉन्जुगेट हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी कहते हैं। कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी क्या है? x और y के इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस हमेशा लेसर इक्वल है x नॉर्म और y नॉर्म से। ये जो कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है इसको हम कॉशी-बनाकेस्की इनइक्वालिटी भी कहते हैं। ये नाम भी याद रहना चाहिए, MCQs में काम आएगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम आइडेंटिटी। अगर x और y v के एलिमेंट्स हैं, v हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो x प्लस y के नॉर्म का स्क्वायर प्लस x माइनस y के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल है 2x के नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y के नॉर्म का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी नाम की हर नॉर्म स्पेस में सेटिस्फाई नहीं होती है, ये उस नॉर्म स्पेस में सेटिस्फाई होती है जो नॉर्म स्पेस बेसिकली इनर प्रोडक्ट स्पेस की मदद से बनी हो। और इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल किया करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि कोई हमारे पास नॉर्म स्पेस है लेकिन वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, क्योंकि हर नॉर्म स्पेस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। नॉर्म स्पेस अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस भी हो तो फिर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। इसका हम इस्तेमाल किया करेंगे, याद रहे x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल है 2 टाइम्स x के नॉर्म का स्क्वायर प्लस y के नॉर्म का स्क्वायर। अगर हम एज ए वेक्टर्स देखें, हमारे पास ये जो है वेक्टर x हो, ये फर्ज करें हमारे पास वेक्टर y हो, तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेने पर
पैरेललोग्राम का एक डायगोनल रिप्रेजेंट करता है x प्लस वाई को और दूसरा डायगोनल रिप्रेजेंट करता है x माइनस वाई को। और फिर ये प्रॉपर्टी हमारे पास बनी है कि x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई के नाम का स्क्वायर इक्वल है 2 टाइम्स x के नाम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y के नाम का स्क्वायर। और फिर याद करवा दूं कि जब भी हमने प्रूफ करना होगा कि एक नॉर्म स्पेस है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है तो हम शो ये करेंगे कि उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं इनर प्रोडक्ट की, हम उसको पोलराइजेशन आइडेंटिटी कहते हैं। वो क्या है कि अगर आपके पास V कोई रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस का मतलब है कि V वेक्टर स्पेस है और इसमें जो फील्ड है वो रियल नंबर्स का फील्ड है। अगर आपके पास कोई V रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल है 1/4 x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई के नॉर्म का स्क्वायर। और अगर हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो कम्प्लेक्स है ओवर C है तो फिर यही पोलराइजेशन आइडेंटिटी जो है वो बन जाएगी 1/4 x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई के नाम का स्क्वायर प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई के नाम का स्क्वायर माइनस आयोटा x माइनस आयोटा वाई के नाम का स्क्वायर। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो है इसका रियल पार्ट है। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स हो तो फिर पोलराइजेशन आइडेंटिटी जो है वो इतनी रह जाती है। और अगर वेक्टर स्पेस कोई सी भी हो जनरली ओवर फील्ड C हो तो फिर पोलराइजेशन आइडेंटिटी ये है। और एक और आइडेंटिटी है जो आप याद रख सकते हैं जो आपके काम आ सकती है और वो है पोलोनियस आइडेंटिटी। पोलोनियस आइडेंटिटी क्या है कि अगर x y z हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस V के एलिमेंट है तो z माइनस एक्स के नाम का स्क्वायर प्लस z माइनस वाई के नाम का स्क्वायर इक्वल है हाफ x माइनस वाई के नाम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z माइनस हाफ x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आप याद रखेंगे। इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड MCQs पूछे जा सकते हैं। और ये वाली आइडेंटिटी जो पैरेललोग्राम आइडेंटिटी है या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम किसी भी नॉर्म स्पेस को ये प्रूफ करने के लिए कि वो नॉर्म स्पेस है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। आम हालात में जो नॉर्म होता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन अगर नॉर्म इनर प्रोडक्ट से बनाया गया हो तो फिर वो नॉर्म इस कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करता है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। कैसी एग्जांपल है? एक ऐसी स्पेस की एग्जांपल है जो नॉर्म स्पेस है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। और वो एग्जांपल क्या है? स्पेस LP है। LP स्पेस में सीक्वेंसेस हैं लेकिन P2 के इक्वल ना हो। हम पहले देख चुके हैं, बता चुके हैं कि जो L2 स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, लेकिन L2 के अलावा और कोई सी LP स्पेस हो, याद रहे LP में जो P होता है वो 0 से इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन अगर P2 ना हो तो जो हमारे पास LP स्पेस है, याद कर लेते हैं LP स्पेस में होता क्या है। LP स्पेस में सीक्वेंसेस होती हैं, वो सीक्वेंसेस होती हैं जिनके मॉडुलाई के पावर P का सम लेने से जो सीरीज बन रही है वो लेस देन इन्फिनिटी यानी कन्वर्जेंट है। इसके अंदर अगर हम नॉर्म डिफाइन करें किस तरह से कि समीशन xi मॉडुलस के पावर P i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी का pth रूट ले लें। ये हमने डिफाइन किया हुआ है नॉर्म, हमने प्रूफ किया हुआ है कि LP स्पेस जो है वो इस नॉर्म के रिस्पेक्ट से एक नॉर्म लीनियर स्पेस है। अगर ये नॉर्म किसी इनर प्रोडक्ट से बना है तो फिर इसको पैरेललोग्राम आइडेंटिटी जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये नॉर्म स्पेस किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस की मदद से बनी है या ये नॉर्म स्पेस किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर इस नॉर्म को ये पैरेललोग्राम आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन हम ऐसी एग्जांपल लेने लगे हैं x और y की जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। हमने एक सीक्वेंस ली है x जिसके फर्स्ट 2 एलिमेंट 1 1 है,
बाकी सारे 0 हैं। ये सीक्वेंस LP स्पेस में मौजूद है। एक सीक्वेंस ली है y जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट -1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 है। ये सीक्वेंस भी LP स्पेस में मौजूद है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर इनका सम मालूम करें और इनका डिफरेंस मालूम करें तो x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड किया 2, सेकंड में सेकंड ऐड किया 0, बाकी सारे जीरोज में 0 ऐड किए तो 0। x प्लस वाई 2 0 0 0 सीक्वेंस बन रही है। और x माइनस वाई सीक्वेंस क्या बन रही है, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करें 0, सेकंड में से सेकंड को माइनस करें 2, 0 में से 0 माइनस करें, आगे सारे 0 आ रहे हैं। ये x माइनस वाई हमारे पास ये सीक्वेंस बन रही है। अगर हम इस सीक्वेंस x का नाम कैलकुलेट करें इस फार्मूले से तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, पहला एलिमेंट 1, 1 का मॉडुलस 1 प्लस 1 का मॉडुलस 1 प्लस बाकी सारे 0 और 1 प्लस 1 2 और उसकी पावर 1/p। इस तरह से जब हम y का नाम कैलकुलेट करें, फर्स्ट टर्म का मॉडुलस 1, सेकंड टर्म का मॉडुलस 1, बाकी सब का मॉडुलस 0, उस मॉडुलस को सम को ऐड करें वो 2 बना और उसकी पावर 1/p। ये हमारे पास x और y का नाम है। और x प्लस वाई का नाम हमारे पास क्या होगा, इसी फार्मूले के मुताबिक वो बनेगा 2 और x माइनस वाई का नाम इसी फार्मूले के मुताबिक 2 बनेगा। क्या ये इक्वालिटी, क्या ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है? उसके लिए अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड हल करना है तो हमें x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर और x माइनस वाई के नाम का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। और अगर हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है तो हमें 2 टाइम्स x के नाम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y के नाम का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई के नाम का स्क्वायर, जो कि 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 आ रहा है। और 2 टाइम्स x के नाम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y के नाम का स्क्वायर वो ये बन रहा है। क्या ये 8 के इक्वल है? जी नहीं, ये 8 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास 2 टाइम्स x के नाम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y के नाम का स्क्वायर इक्वल नहीं है x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई के नाम का स्क्वायर। ये जो नाम है, ये नाम अगर इनर प्रोडक्ट से बना होता तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, लेकिन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अगर आप LP स्पेस को नॉर्म स्पेस के तौर पर लेते हैं तो ये नॉर्म स्पेस किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस से नहीं बनी है। ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जो नॉर्म स्पेस है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। इसी तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास स्पेस है CAB जिसमें फंक्शंस हैं, डोमेन जिनकी AB हो, रेंज रियल भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहा हूँ। और एक और ख़ास बात होती है इन सारे फंक्शंस में कि ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था इस स्पेस को हम L2AB भी लिखते हैं, L कैपिटल 2 पावर में और AB। ये जो मेरे पास स्पेस CAB है, हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये एक नॉर्म स्पेस है। इसके अंदर नॉर्म की डेफिनेशन हमने ये डिफाइन की थी। 2 तरह से नॉर्म डिफाइन किया है, इंटीग्रल से भी और सुप्रीमम से भी। ये जो नॉर्म हमने सुप्रीमम से डिफाइन किया है कि f ऑफ t के मॉडुलस का सुप्रीमम ले लिया जाए, जहाँ पर t a से b के दरमियान लिया जाए, ये f के नॉर्म की डेफिनेशन है इसके अंदर। अगर हम 2 फंक्शंस लें इसके अंदर, फंक्शन f ले लें से 1 प्लस t माइनस a ओवर b माइनस a, ये फंक्शन इस स्पेस CAB में है। इसकी डोमेन a, b का क्लोज इंटरवल है, रेंज रियल नंबर्स हैं। एक और फंक्शन ले लेते हैं g, वो जो है 1 माइनस t माइनस a ओवर b माइनस a। इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस आप ले सकते हैं। मैंने इस वक्त ये 2 फंक्शंस चूज़ किए हैं और मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये वाली पैरेललोग्राम आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रही है। इसको प्रूव करने के लिए ये जो f है, मुझे इसका नाम कैलकुलेट करना है। मेरे पास जो f का नाम है वो बन रहा है 2। कैसे? नाम का मतलब है f की वैल्यूज कैलकुलेट की जाए, उनका मॉडुलस लिया जाए और उसका सुप्रीमम या उनमें से सबसे मैक्सिमम आंसर लिया जाए। t हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, कहाँ से?
a, b में से। जैसे जैसे मैं यहाँ पे t को बड़ा करता चला जाऊंगा आंसर बड़ा होता चला जाएगा और t की मैक्सिमम वैल्यू b पुट करने पे सबसे बड़ा आंसर आएगा। और जब मैं t की मैक्सिमम वैल्यू b पुट करूंगा तो b माइनस ए ओवर b माइनस ए कट जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, वही इसका मैक्सिमम आंसर आ रहा है। ये इस f का नॉर्म है। इसी तरह से हम g का नाम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 1 में से ये आंसर माइनस हो रहा है, ये आंसर जितना छोटा होगा आंसर g का फाइनल उतना ही बड़ा आ जाएगा। और t की जगह a लिखें तो ये 0 बन जाता है। सेकंड पार्ट स्मॉलेस्ट होने पे 1 में से कम नंबर माइनस होगा, आंसर मैक्सिमम आएगा। इसका स्मॉलेस्ट आंसर t को a लेने से 0 आ रहा है, जो कि g का मैक्सिमम आंसर है, सुप्रीमम है g के मॉडुलस का। तो यहाँ पर जो g का नाम है वो मैक्सिमम आंसर 1 आ रहा है। और ट्रायंगुलर आइडेंटिटी के लिए मुझे f + g और f - g का नाम भी कैलकुलेट करने हैं। f + g बनाते हैं। जब फंक्शन f और g को ऐड करेंगे तो क्या होगा, t - a ओवर b - a, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। f + g अगर 2 आ गया है तो f + g का जो नाम है वो भी 2 ही आ जाएगा। यानी f + g की मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस लेने के बाद वैल्यू हमेशा 2 है तो मैक्सिमम वैल्यू भी 2 ही है। f - g कैलकुलेट करते हैं। जब हम f में से g को माइनस करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 × t - a ओवर b - a। और इसका नाम चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। t का मैक्सिमम नंबर पुट करने पे हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, यानी b पुट करने पे 2 आ जाएगा। f - g का नाम जो है वो हमारे पास 2 आ गया। और हमने प्रूफ इस वक्त ये करना है कि ये ट्रायंगुलर आइडेंटिटी होल्ड नहीं कर रही है। उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं f + g के नाम का स्क्वायर प्लस f - g के नाम का स्क्वायर। f + g का नाम 2 है, f - g का नाम 2 है, इनका स्क्वायर और सम करें तो वो 8 आ गया। और हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2f के नाम का स्क्वायर प्लस 2y के नाम का स्क्वायर। और चूंकि f का नाम कितना आया था 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 2 8 हो जाएगा। g का नाम हमारे पास 1 आया था, उसका स्क्वायर लेंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ गया। हमारे पास क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं आए हैं। पैरेललोग्राम आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और पैरेललोग्राम आइडेंटिटी के सेटिस्फाई ना होने का मतलब है कि ये जो हमने नॉर्म लिया है, ये नॉर्म किसी इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये नॉर्म किसी इनर प्रोडक्ट की मदद से नहीं बना है, क्योंकि अगर ये नॉर्म इनर प्रोडक्ट की मदद से बना होता तो ये इस इक्वालिटी को, इस पैरेललोग्राम आइडेंटिटी को ज़रूर सेटिस्फाई करता। इसका मतलब है ये वाली जो नॉर्म स्पेस है कंटिन्यूस फंक्शंस की, जिसमें नॉर्म हमने इस फार्मूले से डिफाइन किया है, ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। तो हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं, स्पेशली ऐसी जो नॉर्म स्पेसेस हैं लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं हैं। जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो एक वेक्टर स्पेस होती है। वेक्टर स्पेस की स्पेशल एग्जांपल्स जो हैं हमारी सिंपल वेक्टर्स वाली हैं, और वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल मालूम कर सकते हैं। क्या जनरली इनर प्रोडक्ट स्पेस के दरमियान भी हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान भी एंगल मालूम कर सकते हैं? जी, डेफिनेशन हम करने लगे हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर v हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, x और y हमने 2 v के एलिमेंट्स लिए हैं और हम मालूम करना चाहते हैं cos थीटा। याद है हमने u डॉट v की डेफिनेशन की थी, u डॉट v इक्वल होता है u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा बन जाया करता है u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। यही बात हम यहाँ पर इनर प्रोडक्ट की शक्ल में लिखने लगे हैं। cos थीटा किसके इक्वल होगा? u डॉट v का मतलब है यहाँ u और v का इनर प्रोडक्ट, u के मैग्नीट्यूड का मतलब है u का u से इनर प्रोडक्ट, और v के मैग्नीट्यूड का मतलब है v का v से इनर प्रोडक्ट। और जब इनर प्रोडक्ट u का u से लेते हैं तो वो बेसिकली u का नाम बन जाया करता है, v का v से इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो v का नाम बन जाया करता है। तो हमारे पास cos थीटा की डेफिनेशन है xy का इनर प्रोडक्ट ओवर x का नाम और y का नाम। यहाँ पर
स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि नाम की डेफिनेशन में हमने कहा है x का नाम किसके इक्वल है, x का x से इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो cos थीटा की डेफिनेशन हम कर रहे हैं क्या, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ओवर x का नाम और y का नाम। जैसे आम हालात में cos थीटा हमेशा -1 और 1 के दरमियान होता है, यहाँ पर भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि इस डेफिनेशन से जो cos थीटा निकलेगा वो भी हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही होगा। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं, वही डेफिनेशन हम यहाँ पर भी करने लगे हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर V हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, आपने x और y दो V के एलिमेंट्स लिए, हम कहेंगे ये ऑर्थोगोनल हैं अगर इनका इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अगर वेक्टर स्पेस V के दो एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस V के दो एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो हम उन दोनों एलिमेंट्स को कहेंगे वो ऑर्थोगोनल हैं। और अगर इनर प्रोडक्ट 0 आने के साथ साथ उनमें एक और खूबी भी हो कि उनकी लेंथ, उनका नाम 1 हो, तो फिर हम उन्हें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कहते हैं। x और y इनर प्रोडक्ट स्पेस V के दो एलिमेंट्स को हम कहेंगे वो ऑर्थोनॉर्मल हैं अगर उनका इनर प्रोडक्ट 0 हो और उनका नाम किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। हमने डिफाइन कर लिया कि दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल हैं, दो वेक्टर्स कब ऑर्थोनॉर्मल हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर फर्ज करें हम बात करें R2 की, मैं एक वेक्टर 2 0 लूँ, एक वेक्टर 0 और 2 लूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ, सिंपल इनर प्रोडक्ट लूँ जो Rn के अंदर हमने डिफाइन किया है। अगर मैं इसको x कह लूँ, इसको y कह लूँ, तो x, y किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, समीशन xi yi ये 0 आ गया और इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं। अगर मैं x का नाम कैलकुलेट करूं तो मेरे पास x का नाम बन रहा है 4 + 0 का स्क्वायर रूट जो कि 2 है। इसी तरह से मेरे पास y का नाम भी यही बन रहा है। इसका मतलब है ये पेयर ऑफ वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। अगर साथ में इनर प्रोडक्ट 0 आने के नॉर्म 1 हो जाए तो फिर वो दोनों ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते हैं। अगर मैं वेक्टर x ले लूँ से 1 0 और y ले लूँ 0 1, ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, ये आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं और इनका नाम 1 भी है। इसी बात को एक्सटेंड करते हैं, दो वेक्टर्स की बजाय सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए बात करते हैं। और सेट ऑफ वेक्टर्स, अगर हमारे पास V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स हो, V का सबसेट हो, हम इनको ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहेंगे। इन वेक्टर्स के सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहेंगे अगर दो खूबियां हों। जब भी इनमें से कोई एक पेयर उठाएं उसका इनर प्रोडक्ट 0 आए यानी वो आपस में ऑर्थोगोनल हों। जब भी किसी वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट करें, नाम कैलकुलेट करें, वो हमेशा 1 हो। अगर vi का vi के साथ इनर प्रोडक्ट यानी v का जो नाम है vi का वो 1 आए। अगर vi का vi से इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट भी 1 आएगा यानी इसका नाम 1 आए। और जब भी दो डिफरेंट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट हल करें आंसर 0 आए, vi और vj का इनर प्रोडक्ट i और j सेम ना होने पे आंसर 0 आए यानी ऑर्थोगोनल हो, तो हम कहेंगे ये जो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है ये हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। ये दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं। जब सिर्फ दो वेक्टर्स की बात कर रहे थे तो हमने डिफाइन किया था कि ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं। उसी बात को एक्सटेंड करके हमने सेट के लिए बात की है। एक सेट पूरा का पूरा अगर उसके हर एलिमेंट का नाम 1 है और उसमें हर पेयर एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है तो हम उस पूरे सेट को ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहेंगे। वेक्टर स्पेसेस की यहाँ से आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात भी कर सकते हैं। और याद रहे अगर किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस मौजूद हैं तो उसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी मौजूद होती हैं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब होगा कि वो बेसिस भी हो और वो वाला सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट भी हो। हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगे हैं और सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस हो आपके पास V, x और y आप उस V के एलिमेंट्स लें और x और y ऑर्थोगोनल हो, ये नोटेशन ऑर्थोगोनल के लिए है,
तो उस सूरत में x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर इक्वल होगा x के नाम का स्क्वायर प्लस y के नाम का स्क्वायर, सिर्फ ऑर्थोगोनल होने की सूरत में। अदरवाइज यहाँ पर एक टर्म और आया करती है, वो होती है 2 टाइम्स x और y का इनर प्रोडक्ट। लेकिन अगर वेक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल हों तो x प्लस वाई के नाम का स्क्वायर इक्वल होगा x के नाम का स्क्वायर प्लस y के नाम का स्क्वायर। और नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस हो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की, तो उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरे अल्फाज में ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको याद है कि किसको कहते हैं। हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन की है, हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस को कहा है वो हिल्बर्ट स्पेस होगी अगर वो कंप्लीट है। नेक्स्ट रिजल्ट हम देखने लगे हैं कि हिल्बर्ट स्पेस की सब स्पेस के बारे में क्या रिजल्ट है। अगर हमारे पास कोई हिल्बर्ट स्पेस हो, फर्ज करें H हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है, Y उसकी सब स्पेस है, Y यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ये जो Y हमने कहा है कि सब स्पेस है, ये हो सकता है हिल्बर्ट स्पेस हो सकता है हिल्बर्ट स्पेस ना हो। किसी भी हिल्बर्ट स्पेस की जो सब स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस तो ज़रूर होगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी तभी हम उसको हिल्बर्ट स्पेस की सब स्पेस कहेंगे। लेकिन क्या वो खुद हिल्बर्ट स्पेस है ये ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि एक हिल्बर्ट स्पेस H की जो सब स्पेस Y है वो भी हिल्बर्ट होगी इफ़ एंड ओनली इफ Y क्लोज्ड हो। H एक हिल्बर्ट स्पेस है, Y उसकी सब स्पेस है, Y हिल्बर्ट होगी कब? अगर Y क्लोज्ड हो। और नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर H आपके पास कोई हिल्बर्ट स्पेस है, Y उसकी सब स्पेस है और फाइनाइट डायमेंशनल है, तो फिर Y कंफर्म है कि Y क्या होगी? Y भी एक हिल्बर्ट स्पेस होगी। H अगर हिल्बर्ट स्पेस हो, Y उसकी कोई सब स्पेस हो, सब स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, सब स्पेस हिल्बर्ट स्पेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सब स्पेस हिल्बर्ट स्पेस होगी। एक रिजल्ट ये है कि इफ एंड ओनली इफ वो क्लोज्ड हो, और दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर वो सब स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तब भी वो हिल्बर्ट स्पेस होगी। और एक रिजल्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में। अगर V हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, X और Y ऑर्थोगोनल हैं इफ़ एंड ओनली इफ X प्लस अल्फ़ा Y का नाम और X माइनस अल्फ़ा Y का नाम जो है वो इक्वल हों। और नेक्स्ट रिजल्ट भी हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में है कि किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर X और Y ऑर्थोगोनल हैं तो X और Y ऑर्थोगोनल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ X प्लस अल्फ़ा Y का नाम ग्रेटर और इक्वल टू X का नाम हो और ये फील्ड के तमाम एलिमेंट्स के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा हो। जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं क्या वो भी आइसोमॉर्फिक होती हैं? जी बिल्कुल, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस भी आइसोमॉर्फिक होती हैं। हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस V और एक इनर प्रोडक्ट स्पेस U है, ये आइसोमॉर्फिक होंगी अगर आपको V से U पर एक फंक्शन मिल जाए जो बाइजेक्टिव हो और बाइजेक्टिव होने के साथ साथ वो इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखता हो। इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखने का मतलब ये है कि जब हम f ऑफ V और f ऑफ U का इनर प्रोडक्ट मालूम करें और V और U का इनर प्रोडक्ट मालूम करें तो आंसर जो है वो हमारे पास हमेशा सेम आए। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं। और रिजल्ट हमारे पास ये है कि अगर दो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस हैं जो फाइनाइट डायमेंशनल हैं और सेम उनकी डायमेंशन है तो वो आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होंगी। उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और वो बाइजेक्टिव फंक्शन इनर प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखता होगा। जैसे हम पहले नॉर्म स्पेसेस के लिए ड्यूल स्पेसेस की बात करते रहे हैं, यहाँ पर हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के लिए भी ड्यूल स्पेसेस की बात करने लगे हैं। हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस होती है, तो नॉर्म स्पेसेस के लिए अगर हमने ड्यूल स्पेसेस की बात की है तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस के लिए भी ड्यूल स्पेसेस की बात कर सकते हैं। और रिजल्ट ये है कि जो H अगर आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है और H स्टार जो है वो उसकी ड्यूल स्पेस है। अगर
H हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस हो तो फिर H स्टार भी हमेशा हिल्बर्ट स्पेस होगी। और H स्टार के अंदर हमारे पास जो है इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, अगर H स्टार के दो एलिमेंट्स हम से Fg और Fv लें, जहाँ पर Z और V जो हैं वो H के एलिमेंट्स हैं, तो Fg और Fv का जो इनर प्रोडक्ट है उसके साथ हमने 1 से डिनोट किया है, वो Z और V के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इस इनर प्रोडक्ट से हमारे पास जो ड्यूल स्पेस है वो भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगी। अगर H हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है तो उसकी जो ड्यूल स्पेस है इस इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से वो भी एक ड्यूल स्पेस होगी। और ये जो फंक्शन Fg है ये हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ पर, ये फंक्शन है हमारे पास H से F के ऊपर। जब ये फंक्शन Fg H के किसी भी एलिमेंट x पे ऑपरेट होता है तो बेसिकली x और z का इनर प्रोडक्ट ले लेता है। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये हमारे पास ड्यूल स्पेस के अंदर मौजूद हैं और इन फंक्शंस के दरमियान इनर प्रोडक्ट हमने ये डिफाइन किया है, अगर H हिल्बर्ट स्पेस है तो उसकी ड्यूल स्पेस भी हिल्बर्ट स्पेस होगी। और हमारे पास इस वक्त तक का आखिरी रिज़ल्ट है और वो आखिरी रिज़ल्ट ये है कि अगर आप ड्यूल की ड्यूल कैलकुलेट करें तो वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होगी गिवन हिल्बर्ट स्पेस के। अगर H आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है और आप उसकी सेकंड ड्यूल मालूम करते हैं तो H की सेकंड ड्यूल जो है वो H के आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होगी। ये हमने बातें की हैं जो रिलेट कर रही थी एंगल बिटवीन वेक्टर्स से, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स से। हमने कहा यह है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो एक मैट्रिक्स स्पेस भी होती है। तो ज़रा मैट्रिक्स स्पेस के रिस्पेक्ट से कुछ बातों को स्टडी करते हैं। और सबसे पहली बात जो हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि जो इनर प्रोडक्ट होता है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। जब हम कह ये रहे हैं कि V हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, V अगर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हम कह ये रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस भी है। V अगर एक मैट्रिक्स स्पेस है तो V क्रॉस V के बारे में क्या ख्याल है? इसका मतलब है V क्रॉस V भी एक मैट्रिक्स स्पेस है। दो मैट्रिक्स स्पेसेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैट्रिक्स स्पेस हुआ करती है। और हमने फंक्शन डिफाइन किया है इनर प्रोडक्ट V क्रॉस V से F के ऊपर। F भी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है और दो मैट्रिक्स स्पेसेस के दरमियान एक फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है, कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता। बेसिकली जो इनर प्रोडक्ट है वो दो मैट्रिक्स स्पेसेस के दरमियान एक फंक्शन है। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंसेस। अगर xn कोमा yn जो है वो हमारे पास सीक्वेंस है, कहाँ पर? V क्रॉस V के अंदर। ये V क्रॉस V में एक हमारे पास सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है xn कोमा yn ये कन्वर्ज कर रही है V क्रॉस V के एलिमेंट x कोमा y को। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कब कंटिन्यूस फंक्शन होता है? अगर आपके पास एक फंक्शन हो मैट्रिक्स स्पेस x से y के ऊपर, हम कहते हैं ये कंटिन्यूस है। अगर इसमें से कोई सी भी सीक्वेंस xn लें वो x को कन्वर्ज करती हो और f ऑफ xn अगर f ऑफ x को कन्वर्ज करे तो फिर हम कहते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है। xn yn हमारे पास सीक्वेंस है V क्रॉस V में, ये कन्वर्ज कर रही है x कोमा y को। इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे हमने इनर प्रोडक्ट ऑपरेट किया, हमारे पास सीक्वेंस बन गई xn कोमा yn के इनर प्रोडक्ट वाली सीक्वेंस और ये अगर कन्वर्ज कर रही है x कोमा y को तो फिर हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट वाला फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और ऐसा ही होता है जब भी आपके पास xn और yn सीक्वेंसेस हैं V में, xn x को कन्वर्ज कर रही है, yn y को कन्वर्ज कर रही है, तो फिर xn कोमा yn के इनर प्रोडक्ट वाली सीक्वेंस जो है वो x कोमा y के इनर प्रोडक्ट को कन्वर्ज करेगी। और ये इस बात की गारंटी दे रहा है ये रिजल्ट कि जो इनर प्रोडक्ट वाला फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर अगर कोई सीक्वेंस xn x को कन्वर्ट कर रही है तो फिर xn के नॉर्म वाली सीक्वेंस x के नॉर्म को कन्वर्ट करेगी। और लास्ट रिजल्ट है
वो रिज़ल्ट ये है कि अगर एक्सन कोई कॉची सीक्वेंस है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस V के अंदर, तो एक्सन के नॉर्म से बनने वाली सीक्वेंस भी कॉची सीक्वेंस होगी। वो ना सिर्फ कॉची होगी बल्कि वो कन्वर्जेंट भी होगी। कन्वर्जेंट क्यों होगी? क्योंकि एक्सन के नॉर्म से जो सीक्वेंस बनेगी वो F में बनेगी। F हमारे पास जो है वो कहाँ पर है, वो किस तरह का सेट है? जो हमारे पास F है वो R है या C है। अगर वो R है या C है, हमें याद है R और C दोनों कंप्लीट हैं, इनके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। इसका मतलब है एक्सन के नॉर्म से बनने वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अगर एक्सन V के अंदर कॉची सीक्वेंस हो तो एक्सन के नॉर्म से बनने वाली सीक्वेंस जो है वो F के अंदर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है इनर प्रोडक्ट स्पेस को, हिल्बर्ट स्पेस को, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। हमने ये भी कहा है कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस होती है, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस मैट्रिक स्पेस होती है, हर इनर प्रोडक्ट स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। हमने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं जो नॉर्म स्पेसेस हैं और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड MCQs आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे हम जूम की क्लास के अंदर।